नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 विषय इतिहास में मेसोपोटामिया शहरों में वस्तुएं माल की आवाजाही किस प्रकार से होती थी उसका अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, हमने इससे पहले पढ़ा था कि मेसोपोटामिया समाज में शहरों का महत्व बढ़ गया था और लोगों का शहरों की ओर झुकाव है वो हो रहा था। शहरी अर्थव्यवस्था भी सामाजिक संगठन पर आधारित हो गई थी। शहर में जो विनिर्मितता थी उनके लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर हैं, लकड़ी आदि जरूरी चीज़ें भिन्न भिन्न जगहों से आती थी और जिनके लिए संगठित व्यापार और भंडारण की आवश्यकता होती है। शहरों में अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ गांवों से आते हैं और उनके संग्रह तथा वितरण के लिए व्यवस्था करनी होती है। इसके अलावा और भी अनेक प्रकार के क्रियाकलापों में तालमेल बैठाना पड़ता है। मुद्रा काटने वालों को केवल पत्थर ही नहीं, उन्हें तराशने के लिए औजार और बर्तन भी चाहिए। और स्पष्ट है कि ऐसी प्रणाली में कुछ लोग आदेश देते हैं तो कुछ उनका पालन करते हैं। और इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब लिखित रूप में रखना पड़ता था और विभिन्न वस्तुओं की मांग, अच्छी रोजगार, सुलभ रोजगार के लिए लोग गांवों से शहरों की ओर है वो आए होंगे और शहरीकरण का विकास है वो हुआ होगा। लेकिन किसी एक वस्तु को बनाने में अलग अलग उस वस्तु की पार्ट के जो विशेषज्ञ थे उन सभी द्वारा बनाया जाता होगा। तो इसलिए उन सभी का वहाँ पर महत्व सहकार की भावना से होता होगा। अब बात ये आती है कि मेसोपोटामिया जो शहर है इनमें माल की आवाजाही कैसे होती थी। क्योंकि हम इतना तो जानते हैं कि मेसोपोटामिया क्षेत्र में खाद्य संसाधन विपुल मात्रा में थे, अधिक मात्रा में थे। खाद्य संसाधनों की दृष्टि से मेसोपोटामिया क्षेत्र समृद्ध था, लेकिन वहाँ पर खनिज साधनों का है वो अभाव था। खनिज संसाधनों का अभाव था। ऐसे में ये खनिज संसाधन कैसे लाए जाते होंगे, किस प्रकार उनको लाया, कहाँ से लाते थे, क्योंकि मोहरें, औजार, आभूषण आदि तो बनाए जाते थे, लेकिन ये खनिज संसाधन लाते कैसे थे इसके बारे में हमें जानना आवश्यक है। तो देखिए, मेसोपोटामिया के अधिकांश भागों में औजारों, मोहरों और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। इराकी खजूर और पॉपुलर के पेड़ों की लकड़ियाँ गाड़ियाँ और गाड़ियों के पहिए या नावें बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी। अर्थात जो इराक के अंदर खजूर, पॉपुलर के पेड़ हैं उनकी लकड़ियाँ नावें बनाने के लिए, नावों के पहिए बनाने के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती थी। और औजार, पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु वहाँ उपलब्ध नहीं थी। इसलिए हमारे विचार से प्राचीन काल के मेसोपोटामियाई लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी
और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगाते थे। मेसोपोटामिया जो लोग हैं ये कीमती लकड़ी है, तांबा है, रांगा है, चांदी है, सोना है, सीपी है और इसके अलावा कई मूल्यवान पत्थरों को ये तुर्की और ईरान या खाड़ी पार के जो देश हैं वहाँ से मंगाते थे। तो देखिए इस तरह से मेसोपोटामियाई समाज में विभिन्न प्रकार के आभूषण, औजार और मोहरें आदि बनाने के लिए जो विभिन्न प्रकार के कीमती खनिज पदार्थ हैं उन्हें दूसरे क्षेत्रों से, देशों से मंगवाना पड़ता था। तो खाड़ी के देशों से, तुर्की, ईरान से मंगवाते थे और जिसके लिए वे अपना कपड़ा और कृषिजन्य उत्पाद काफ़ी मात्रा में उन्हें निर्यात भी है वो करते थे। अर्थात जहाँ से लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी आदि मंगवाते थे तो बदले में वहाँ पर हैं वो अपने देश में निर्मित जो खाद्य पदार्थ व उससे जुड़ी हुई जो चीज़ें होती थी उनको निर्यात भी हैं वो करते थे। इन देशों के पास खनिज संसाधनों की कोई कमी नहीं थी मगर वहाँ खेती करने की बहुत कम गुंजाइश थी। तो ये खाड़ी के जो देश थे इन देशों में खाद्य पदार्थों की कमी थी और खनिज संसाधन अधिक मात्रा में थे और मेसोपोटामिया समाज में खाद्य संसाधन अधिक मात्रा में थे और खनिज पदार्थों की कमी थी। इसलिए इन खाड़ी के देशों से खनिज संसाधन का आयात किया जाता और खाद्य संसाधनों का है वो निर्यात किया जाता था। इन वस्तुओं का नियमित रूप से आदान प्रदान तभी संभव होता जबकि इसके लिए कोई सामाजिक संगठन हो जो विदेशी अभियानों और विनिमयों को निर्देशित करने में सक्षम हो। दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोगों ने ऐसे संगठन स्थापित करने की शुरुआत है वो की थी। अर्थात कोई सामाजिक संगठन हो तो वो जो विदेशी अभियानों और विनिमय को निर्देशित करने में सक्षम हो। दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोगों ने ऐसे संगठन की ये वो शुरुआत की थी। शिल्प व्यापार और सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन की व्यवस्था या कुशल परिवहन व्यवस्था भी शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अर्थात एक तो शहरों में जैसे अपन कह सकते हैं शिल्प है, व्यापार है और इसके अलावा सेवाओं, इन सभी के अलावा कुशल परिवहन अर्थात जब तक सुलभ परिवहन नहीं होगा, यातायात के साधन नहीं होंगे तब तक वस्तुओं का आदान प्रदान करना है वो क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो शिल्प, व्यापार और सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन व्यवस्था भी शहरी विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। भारवाही पशुओं की पीठ पर रखकर या बैलगाड़ी में डालकर शहरों में अनाज या काठ कोयला लाना ले जाना बहुत कठिन होता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। पशुओं के चारे आदि पर काफ़ी खर्च आता है। शहरी अर्थव्यवस्था इसका बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं होती है। इसलिए परिवहन का सबसे सस्ता तरीका सर्वत्र जल मार्ग ही होता है। अर्थात कुशल परिवहन की आवश्यकता महत्वपूर्ण होती थी और कुशल परिवहन के लिए, परिवहन को सुलभ बनाने के लिए भारवाही पशुओं की पीठ पर सामान रखकर अथवा बैलगाड़ियों में डालकर जो शहरों में अनाज या काठ कोयला लाना ले जाना कठिन होता था, तो ऐसी स्थिति में उस सामान को लाने के लिए जल मार्ग का अधिक से अधिक उपयोग किया जाता था।
शहरी अर्थव्यवस्था इसका बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं होती थी और इसलिए परिवहन का सबसे सस्ता मार्ग कौन सा होता था? जल मार्ग। और प्राचीन काल में जो नहरें बनवाई थी, इन नहरों का उद्देश्य ही जल मार्ग परिवहन को सुलभ बनाना था। धीरे धीरे इन नहरों का उपयोग सिंचाई के लिए भी होना शुरू हो गया था। अनाज के बोरों से लदी हुई नावें या बजरे नदी की धारा अथवा हवा के वेग से चलते हैं, जिसमें कोई खर्चा नहीं लगता। जबकि जानवरों से माल की ढुलाई की जाए तो जानवरों को चारा खिलाना पड़ता है, उनकी देखभाल भी करनी पड़ती है। तो ये बताते हैं कि वस्तुओं के आयात निर्यात करने के लिए उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जलमार्ग का उपयोग सही था, सस्ता था, क्योंकि जलमार्ग में हवाओं के रुख पर वे वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना खर्च के ले जा सकते थे और ला सकते थे। जबकि पशुओं पर लाद कर लाते थे तो पशुओं का मेंटेनेंस, उनको चारा है, पानी है, उनकी देख रेख है, बीमार पड़ने पर उनकी इलाज है आदि जैसे कई खर्चीले काम करने पड़ते थे। इसलिए अधिकतर आयात निर्यात वस्तुओं का है वो जल मार्ग से होने लगा था। जबकि जानवरों से माल की ढुलाई की जाए तो उन्हें चारा खिलाना पड़ता है। पुराने मेसोपोटामिया की नहरें और प्राकृतिक जलधाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल के परिवहन का अच्छा मार्ग थी। यानी पुराने मेसोपोटामिया की नहरें और प्राकृतिक जो जलधाराएं थी वे छोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल के परिवहन का अच्छा मार्ग थी। और आगे इसी अध्याय में मारी नगर का जो विवरण दिया गया है उसे पढ़ने से स्पष्ट हो जाएगा कि फरात उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में बहुत महत्वपूर्ण था। अर्थात उस समय में फरात नदी है, उसका क्षेत्र व्यापार के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था। तो ये बताते हैं कि मेसोपोटामिया जो शहर थे, इनके विकास में मुख्य तौर से यहाँ पर कई शिल्प उत्पादन का कार्य होता था और उनके लिए कच्चा माल है, सोना चांदी आदि जहाँ बहुत आयात में होता था वहाँ से आयात करते थे और अपने देश से, अपने क्षेत्रों से खाद्य संसाधनों का वहाँ पर निर्यात है वो करते थे। इसके अलावा परिवहन के साधनों के रूप में भारवाहक पशुओं का प्रयोग करते थे स्थल मार्ग से, लेकिन सर्वाधिक जल मार्ग का उपयोग किया जाता था क्योंकि जल मार्ग से परिवहन है वो आसानी से हो सकता था। धन्यवाद।